नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी के तीसरे स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पार्ट 1, पार्ट 2 बना रखा है, जिसमें आपको इफ और इफ स्टेटमेंट्स का डिटेल्स, इफ और इफ के डिफरेंट फॉर्मेट्स जैसे नेस्टिंग और लैडर्स का डिटेल्स विथ प्रोग्राम आपको उस वीडियोस में और नोट्स में मिल जाएंगे। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिटेल्स में समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी जरूर विजिट करें। और इस वीडियो में हम लोग तीसरे कंडीशनल स्टेटमेंट्स स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये भी बहुत ही यूजफुल स्टेटमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं बिगिनिंग फेज में, तो सोचने लगते हैं कि कहाँ हमें स्विच का यूज करना चाहिए, कहाँ इफ और इफ एल्स का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, प्रोग्रामर्स को कॉन्सेप्ट के हिसाब से, प्रोग्रामिंग सिचुएशन के हिसाब से सोचना होता है कि हमें हमारे लिए कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करना कब फायदेमंद होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स होगा, अकॉर्डिंग टू यूज होगा। तो हमें हर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के सिंटैक्स को और उसके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से माइंड में सेट करके रखना होता है। तो आइए हम लोग आज डिटेल्स में बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स, स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे हैं सी के अंदर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज किया जाए। उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो हर सी प्रोग्रामर, हर सी स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगा, मदद करेगा प्रोग्रामिंग को सीखने में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करने में। तो शुरू करते हैं आज का स्टेटमेंट स्विच। यानी अगर हम लोग बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करने के ऊपर, तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, किसी भी कंडीशनल वर्क को परफॉर्म करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, जिसमें हमने इफ को देखा और इफ एल्स को देखा और उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स को देखा। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मल्टीपल पार्ट्स क्रिएट होते हैं। स्विच को अगर हम लोग डिफाइन करें, स्विच स्टेटमेंट के बारे में अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करें, तो स्विच को हम लोग मल्टीपल कंडीशनल चेकिंग स्टेटमेंट के रूप में समझते हैं दोस्तों। यानी इसमें एक कंडीशन के बेसिस पर मल्टीपल सेक्शंस को बनाने का फैसिलिटी हमें मिलता है। जैसे अगर तीनों स्टेटमेंट के अगर आप केसेस को समझें, तीनों स्टेटमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल को समझें, तो हम कह सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन के आधार पर एक वर्क लिखने का फैसिलिटी होता है जो ट्रू होने पर होगा। इफ एल्स एक कंडीशन के आधार पर दो वर्क लिखने का फैसिलिटी हमें दिया, जिसमें एक ट्रू होने पर दूसरा फॉल्स होने पर काम करता है। काम तो कोई एक ही सेक्शन करता है, कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, लेकिन हम उसमें दो सेक्शन बना सकते हैं। इफ एल्स के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर एक कंडीशन के आधार पर हमें मल्टीपल सेक्शंस बनाने हैं, मल्टीपल वर्क सेट करने हैं, अगर कंडीशन हमारा ट्रू हो तो 10 वर्क हमें सेट करने हैं, 20 वर्क हमें सेट करने हैं। इस सिचुएशन में, इस तरह के सिचुएशन में हमें स्विच स्टेटमेंट को यूज करना हमारे प्रोग्राम के लिए एफिशिएंट होता है। ओके, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है स्विच स्टेटमेंट का यूज करना। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्विच एक मल्टीपल कंडीशनल चेकिंग स्टेटमेंट है। ओके, जिसमें एक कंडीशन के आधार पर मल्टीपल सेक्शंस बनाए जा सकते हैं और उसमें से कोई एक सेक्शन एक बार में एग्जीक्यूट होगा। तो इन चीजों को हम अगर सिंटैक्स से समझें, तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोग यहाँ कंडीशन आप कहिए या वेरिएबल आप कहिए, कंडीशन तो नहीं कह सकते, एक्सप्रेशन आप इसे कहिए, आप इसे एक्सप्रेशन समझ सकते हैं और वेरिएबल समझ सकते हैं। यानी स्विच के पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग या तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या वेरिएबल लिख सकते हैं।
और एक स्विच बॉडी के अंदर बहुत सारे केस बॉडीज क्रिएट किए जाते हैं, केस वैल्यू 1, और यहाँ कोलोन साइन दिया जाता है। बहुत ध्यान देंगे, केस एक कीवर्ड है, वैल्यू 1 यहाँ वैल्यू 1 कैरेक्टर के रूप में और न्यूमेरिक में इंटीजर के रूप में हमारा यहाँ पर हो सकता है, जो कि हम लोग एग्जाम्पल पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ कोलोन साइन देंगे। केस का भी अपना एक सेपरेट बॉडी क्रिएशंस होगा जिसमें हम लोग वर्क लिखेंगे, और प्रत्येक केस के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट को लिखा जाता है। क्या काम करता है वो, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा इंतजार करते हैं, पहले सिंटैक्स तैयार कर लें। यहाँ फिर ब्रेक, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक स्विच बॉडी के अंदर बहुत सारे केस बॉडीज बनाए जा सकते हैं। इस तरह से कितने केस बॉडीज बनाए जाएंगे इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि एक स्विच में कितने केस बॉडी बनेंगे, तो उस पर भी हम लोग बात करते हैं। और डिफरेंट केस के अलावा एक डिफॉल्ट सेक्शन भी स्विच बॉडी में बनाया जा सकता है। इस तरह से स्विच का यहाँ हमने ओपनिंग किया और यहाँ क्लोजिंग किया, और एक स्विच बॉडी के अंदर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, आप जितने केसेस चाहें उतने केस सेक्शंस बना सकते हैं। केस की संख्या डिपेंड करेगा आपको कितने वर्क परफॉर्म कराने हैं। यानी अगर हमने सोचा है कि हमें एक स्विच के अंदर 10 वर्क लिखने हैं तो हम 10 केस बनाएंगे, क्योंकि एक केस इक्वल टू एक वर्क, यानी 1 केस इक्वल टू 1 वर्क। 1 केस के अंदर एक वर्क ही आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जनरली स्विच स्टेटमेंट का यूज हम एक एग्जांपल आपको दिखाएं, बताएं। मेनू ड्राइवन प्रोग्राम्स, मेनू एप्लीकेशंस। अगर आप प्रोग्राम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें एक ही प्रोग्राम के अंदर 5 काम, 10 काम, 20 काम आपने कर रखा है, बनाया है, लेकिन उसमें से यूजर को एक मेनू ड्राइवन एप्लीकेशंस दे रहे हैं कि आप 1 इनपुट करोगे तो एडिशन होगा, 2 इनपुट करोगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, चॉइस। आप चॉइस यूजर को दे रहे हैं और यूजर से आप आस्क कर रहे हैं एंटर योर चॉइस। 1 इनपुट करने पर एडिशन, 2 इनपुट करने पर सब्ट्रैक्शन, 3 इनपुट करने पर मल्टीप्लिकेशन, 4 इनपुट करने पर डिवीजन। इस तरह से आप डिफरेंट वर्क आपने एक ही प्रोग्राम में दे रखा है, लेकिन क्या वर्क होगा ये यूजर के चॉइस के अकॉर्डिंग काम होगा। एक ऐसा भी ऑप्शन है, अगर 5 इनपुट कर दोगे तो एग्जिट हो जाओगे प्रोग्राम से, है ना। तो इस तरह से जो प्रोग्रामिंग होता है इसे हम लोग मेनू ड्राइवन एप्लीकेशंस कह सकते हैं। इस सिचुएशन में आपके मेनू में अगर 10 ऑप्शन हैं, यानी 10 वर्क हैं, तो ऑब्वियसली एक स्विच के बॉडी में 10 केस बनाए जाएंगे। इसलिए 1 केस इक्वल टू 1 वर्क, तो जितने ऑप्शंस उतने केस बनाए जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि स्विच के बॉडी में कितने केस क्रिएट किए जाएंगे इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। ओके, ये हमारे सिचुएशन और प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक डिफॉल्ट सेक्शन हमें यहां नजर आ रहा है। एक स्विच के बॉडी में एक और सिर्फ एक ही डिफॉल्ट सेक्शन बनाए जा सकते हैं। डिफॉल्ट एक कीवर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड है ये। डिफॉल्ट सेक्शन का काम होता है, अगर हमने ऐसा कोई यहाँ वैल्यू इनपुट कर दिया, इस एक्सप्रेशन का या वेरिएबल का ऐसा कोई वैल्यू आ गया जिसके लिए केस बना हुआ नहीं है, उस केस में डिफॉल्ट सेक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जिसके लिए केस मैच नहीं करे उसके लिए डिफॉल्ट सेक्शन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन डिफॉल्ट लिखना भी एक ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि जब स्विच हम लिख रहे हैं तो डिफॉल्ट लिखना ही है। लेकिन एक प्रोग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक जरूरी और फायदेमंद सेक्शन हो जाता है कि अगर हम स्विच स्टेटमेंट के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं तो डिफॉल्ट लिखें, क्योंकि ऐसा कभी भी सिचुएशन हो सकता है कि यूजर ने ऐसा कोई वैल्यू यहाँ डाल दिया जिसके लिए हमने केस नहीं बना रखा है,
तो अगर केस मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में डिफॉल्ट सेक्शन का एक्टिवेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा और उस स्थिति में हम जो काम करवाना चाहें वो काम हम डिफॉल्ट के बॉडी में लिख सकते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग प्रोग्रामिंग चीजों का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके, तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट अपना रोल प्ले करता है और मल्टीपल सेक्शन बनाने का फैसिलिटी हमें देता है, इसीलिए हम लोग इसे मल्टीपल कंडीशनल चेकिंग स्टेटमेंट कह सकते हैं। अब है कि इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, कंपाइलर इसको कैसे एग्जीक्यूट कराता है। तो जो कोई भी यहाँ वेरिएबल लिखा जाएगा दोस्तों या एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, उसका जो भी वैल्यू इवैल्यूएट होगा उस हिसाब से स्विच के अंदर कंपाइलर केस को सर्च करेगा। जैसे एक एग्जांपल हम एज्यूम करें, यहाँ अगर 1 आया तो ये केस 1, जो केस 1 होगा उसको एग्जीक्यूट कर लेगा और बाकी सेक्शंस को छोड़ करके स्विच का बॉडी टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ 2 आया तो केस 1 इग्नोर, केस 2 मैच कर गया तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा, बाकी सेक्शन इग्नोर, स्विच स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, इस तरह से जो भी वैल्यू यहाँ आएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग केस सेक्शन को कंपाइलर सर्च करता है। जो भी केस उसके लिए मैच करेगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, बाकी सेक्शन इग्नोर हो जाएंगे और स्विच का बॉडी टर्मिनेट होकर पॉइंटर इससे बाहर निकल जाएगा और इसके नीचे का जो प्रोग्राम रिटर्न रहेगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा। दूसरा एक चीज हमें दिख रहा है और ब्रेक स्टेटमेंट। हर केस के बॉडी में हमने ब्रेक क्यों लिखा है? ओके, ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए लिखा हमने कि जो भी केसेस पिक हो रहे हैं अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे, सपोज यहां 2 आया और केस 2 मैच किया, केस 2 एग्जीक्यूट हुआ, अगर आप क्लोजिंग के पहले ब्रेक नहीं लिखेंगे तो पॉइंटर केस स्विच बॉडी को टर्मिनेट नहीं करेगा और केस 2 के बाद केस 3 में भी, केस 4 में भी और नीचे के सभी सेक्शंस के अंदर इन करता हुआ वो चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास चूंकि इस तरह का वर्क फ्लो है कि एक बार में एक वर्क होने चाहिए, तो अगर केस 2 एग्जीक्यूट हुआ तो सिर्फ केस 2 एग्जीक्यूट होना चाहिए और केस 2 का काम कंप्लीट होने के बाद पूरा का पूरा स्विच बॉडी टर्मिनेट हो जाना चाहिए। उसके लिए प्रत्येक केस के अंदर क्लोजिंग से पहले ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है स्विच को टर्मिनेट करवाना, स्विच के बॉडी से पॉइंटर को बाहर निकालना कोई भी केस बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद। इसीलिए हम लोग हर केस बॉडी में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि स्विच का ये सिंटैक्स है कि स्विच यूज हो रहा है तो केस में ब्रेक यूज करना ही होगा। ये हमारे प्रोग्राम और हमारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेंगे कि हमारा वर्क फ्लो क्या है, हमें किस तरीके से वर्क कराना है, उस हिसाब से हम इनका चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग के दौरान बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जिसमें हमें ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि ब्रेक यूज ना करें, इसके लिए हम कुछ और यहाँ लॉजिक सेट करें और ब्रेक के बदले कुछ और लगाने का जरूरत पड़ जाए, जो कि डिफरेंट प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस तरीके से और बदलाव किया जा सकता है। तो आप इंतजार करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक का, जिसमें हम बहुत सारे सिचुएशंस को आपको प्रोग्राम के थ्रू भी शो करेंगे। तो नॉर्मल फ्लो में हमने बात किया कि नॉर्मल वे में एक स्विच के अंदर एक केस को एग्जीक्यूट कराने का जरूरत है, उस स्थिति में हर केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है ताकि केस एग्जीक्यूशन के बाद ब्रेक मिले और स्विच का बॉडी टर्मिनेट हो जाए। इस हिसाब से स्विच स्टेटमेंट का अपना एक वर्किंग प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आप सपोज हमने एक एग्जाम्पल राइट किया स्विच स्टेटमेंट के ऊपर, प्रोग्राम में हमने लिखा एक इंटीजर टाइप का, सपोज डे नाम का हमने एक वेरिएबल ले रखा है और यूजर को हमने इनपुट करवाया एंटर डे नंबर scanf %d %day
यूजर से हमने एंट्री लिया हुआ है एंटर डे नंबर और डे वेरिएबल में हमने उसको रिसीव किया। स्विच यहां हमने लगा दिया और स्विच के अंदर डे नाम के वेरिएबल को डाल दिया। यहां हमने लिखा केस 1 कोलोन और यहां हमने लिख दिया प्रिंटफ संडे। उसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया। केस 1 इसी तरह केस 2 कोलोन प्रिंटफ मंडे, फिर ब्रेक केस 3 कोलोन प्रिंटफ ट्यूसडे, ब्रेक। तो इस तरह से आप केस 4 इसके अंदर, केस 5 इसमें, फिर केस 6 और केस 7 आपने बना लिया। चूंकि डे नंबर के हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो चूंकि हमारे पास 7 दिन होते हैं तो ऑब्वियसली 7 डेज का नाम प्रिंट होने के लिए 7 केस क्रिएट होना चाहिए। तो यहां हमने केस 7 बना लिया और एक डिफॉल्ट सेक्शन का यूज करके हमने इसमें मैसेज दे दिया इनवैलिड डे नंबर, ओके। और यहां हमने डिफॉल्ट को बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया, लास्ट में गेट सीएच जो हम लोग लगाते हैं वो लगा दिया और मेन बंद कर दिया। जो हमने मेन के अंदर हमने ये जो कोडिंग किया है, यहां हमने मेन बनाया नहीं है, एक जस्ट हमने एक एग्जांपल लिखने की कोशिश किया, ये हमने मेन बना दिया, ओके। अब देखिए ये एक हमने स्विच स्टेटमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाहा। हमने यूजर से डे इनपुट मांगा, यूजर ने यहां आप सपोज 4 दे दिया तो डे के अंदर 4 आएगा तो ऑब्वियसली कंपाइलर स्विच के बॉडी में केस 4 को सर्च करेगा। केस 4 पिक हुआ, मिल गया तो इसके अंदर वेडनेसडे प्रिंटेड रहेगा। वेडनेसडे प्रिंट होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट से स्विच बॉडी टर्मिनेट होकर के बाहर निकल के यहाँ गेट सीएच के पास आ जाएगा। फिर कोई की प्रेस करेंगे, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 लिखा दिया डे नंबर 2 तो डे में 2 आने पर केस 2 पिक हुआ, आपको स्क्रीन पर मंडे प्रिंट होगा, ब्रेक से स्विच बॉडी टर्मिनेट होकर के गेट सीएच पर आ गया। इस तरह से ये काम कर रहा है, यानी एक केस एक बार में एग्जीक्यूट होगा डे के अकॉर्डिंग। सपोज यूजर ने दे दिया 8, 7 से ऊपर डेटा डाल दिया, 8 डाल दिया, 9 डाल दिया या 1 से नीचे 0 डाल दिया, कुछ भी, तो उस केस में चूंकि केस तो 7 ही बने हुए हैं तो उस केस में अगर 8, 9 या 1 to 7 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर डे के अंदर इनपुट होता है तो डिफॉल्ट सेक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करेगा और यूजर को मैसेज देगा इनवैलिड डे नंबर और फिर स्विच से बाहर निकल के गेट सीएच के पास कंपाइलर रुका हुआ रहेगा। इस तरह से स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हमने देखा कि एक स्विच के थ्रू मल्टीपल सेक्शन पर वर्क करना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। आप प्रोग्रामर चाहे तो स्विच के थ्रू जो काम हमने सेट किया ये हम इफ के थ्रू भी कर सकते हैं, इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कोई भी कंडीशनल वर्क, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट कर सकता है। लेकिन हर स्टेटमेंट का अपना एक प्रॉपर सिचुएशन और प्रॉपर यूज होता है। यहां अगर हम इस काम को इफ से करना चाहें तो हमें 7 बार इफ डे इक्वल टू 1, इफ डे इक्वल टू 2 हमें लिखना होता। तो आप वो भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे प्रोग्रामर के रूप में कि हमें कौन सा चीज कब यूज करना चाहिए। इस तरह से स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है सी प्रोग्राम के अंदर। उम्मीद है कि हमारे आज का वीडियो स्विच स्टेटमेंट को यूज करने में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा और स्विच के ऊपर हम अपने मटेरियल में आज के नोट्स में स्विच के ऊपर हम प्रोग्राम और भी बना करके भेजेंगे। हमारे नोट्स को फॉलो अप करने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम डे का मटेरियल नोट्स का लिंक शेयर किया जाता है आपके साथ। टेलीग्राम के थ्रू आप नोट्स तक पहुंच सकते हैं। हमारे हर वीडियो को वॉच करें, नोट्स को फॉलो अप करें। उम्मीद है कि हमारा ये
प्रयास, हमारा ये कोशिश आपके प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने में बहुत यूजफुल और हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सी के ऊपर फिर अब हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स का बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोग्रामिंग फील्ड में अब आने वाला है। धीरे धीरे हर चीजों को हम समझेंगे और अपने प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे। नमस्कार।